नमस्कार। कभी सोचा है ये जो पुरानी खंडर हो चुकी इमारतें होती हैं उनमें ऐसा क्या है जो हमें इतना खींचता है? जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत, खेल रहे हैं घर के पास और देखते हैं कि कुछ लोग एक पुराने टूटे फूटे घर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, वही घर जिसे बच्चे तो बस बुताहा घर कहते हैं, पर वो लोग कोई उसकी लकड़ी की नक्काशी की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है इसे बचाना चाहिए, मंत्री जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। बच्चे हैरान है कि भाई इस खंडर में ऐसा क्या है। हाँ ये बात तो है। पुरानी चीजों में खिंचाव होता है, शायद उनका इतिहास, उनकी कहानी, वो गुजरा हुआ वक्त। बिल्कुल, और यही जिज्ञासा, यही खिंचाव हमें आज के हमारे विषय तक लाता है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती शहरों की, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सही। और आज की हमारी ये जो चर्चा है ये एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास के तीसरे अध्याय पर आधारित कुछ YouTube चर्चाओं और संबंधित वेब स्रोतों से ली गई है। और हमारा मकसद क्या है? मकसद है इस प्राचीन सुनियोजित सभ्यता के अहम पहलुओं को समझना। मतलब ये शहर कैसे बने, यहाँ जिंदगी कैसी थी, और सबसे बड़ा सवाल, इनका अंत कैसे हुआ। तो कहाँ से शुरू करें? कहानी शुरू होती है हड़प्पा की खोज से, जो अपने आप में काफी अचानक हुई थी। हाँ, ये तो बड़ी मजेदार कहानी है। बात है कोई 150 साल पहले की। पंजाब में, मतलब जो आज पाकिस्तान में है, वहां पहली बार रेल की पटरी बिछाई जा रही थी। ओके। तभी वहां जो इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्हें अचानक जमीन के नीचे दबे हुए कुछ खंडर मिले। असल में वो हड़प्पा का पूरा स्थल था। लेकिन उन्हें पता नहीं चला। नहीं, उन्हें लगा ये बस कोई पुराना मामूली सा खंडर है, और उसमें ईंटें बड़ी अच्छी थी, पक्की ईंटें। तो उन्होंने सोचा चलो भाई ये ईंटें काम आ जाएंगी। अरे, वो बस हजारों की तादाद में वो ईंटें वहां से उखाड़ ली और रेल लाइन बिछाने में लगा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक के सबूत मिटा रहे थे। कितना बड़ा नुकसान। तो फिर पता कैसे चला कि ये कोई मामूली जगह नहीं है? इसमें काफी वक्त लग गया। कोई 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने, इस जगह को ठीक से स्टडी करना शुरू किया, तब जाके इसकी अहमियत समझ में आई। अच्छा। तब पता चला कि अरे ये तो इस इलाके के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले मिला था, तो बाद में जहां कहीं भी वैसी ही चीजें मिली, वैसी ही इमारतें, मोहरें, बर्तन, उस पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो ये नामकरण हुआ। और ये शहर थे कितने पुराने? लगभग 4700 साल पहले बसे थे। सोचिए उस वक्त जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थीं, उनके ही समय के। वाकई ये तो कमाल की बात है। इससे तो ये सभ्यता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से। तो ये तो हुई खोज की कहानी, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इन खंडरों को खंगाला तो मिला क्या? क्या खास था इन शहरों में? हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। इन नगरों की बनावट, उनकी प्लानिंग, ये सबसे हैरान करने वाली चीज है। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। दो हिस्से? कैसे? एक हिस्सा पश्चिम की तरफ, ये छोटा होता था पर थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था। इसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग या सिटिडेल कहा है। ऊंचाई पर? तो शायद वहां शासक वर्ग या कोई खास लोग रहते होंगे। हाँ, यही अंदाजा है। और दूसरा हिस्सा था पूरब में। ये ज्यादा बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में बसा था। इसे निचला नगर या लोअर टाउन कहा गया। यहाँ शायद आम लोग रहते थे। अच्छा, एक ऊंचा एक नीचा। और इनकी सुरक्षा? यही तो खास बात है। दोनों ही हिस्सों के चारों तरफ पक्की ईंटों की मजबूत दीवारें बनी होती थी, और वो ईंटें इतनी बढ़िया पक्की हुई थी कि हजारों साल बाद भी वो दीवारें खड़ी रहीं। और सुना है ईंटों को जोड़ने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, कोई इंटरलॉकिंग पैटर्न। बिल्कुल, ईंटों को एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉक करके जोड़ा जाता था, जिससे दीवारें बहुत मजबूत बनती थी। ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल है। तो ये शहर फैले कहाँ थे? ये शहर आज के पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांतों में, और भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं। काफी बड़ा इलाका था। लेकिन क्या सारे शहर बिल्कुल एक जैसे थे? यही दो हिस्सों वाला डिजाइन? ज्यादातर में यही पैटर्न मिलता है, पर कुछ अलग भी है। जैसे गुजरात में कच्छ के इलाके में एक जगह है धोलावीरा। धोलावीरा, हाँ सुना है। वहाँ क्या अलग था? वो शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थीं और बड़े बड़े गेट थे। पत्थर की दीवारें, ये बाकी जगहों से अलग है। 3 हिस्से और पत्थर की दीवारें,
ये तो काफी अलग है। और कुछ खास मला धोलावीरा में? हाँ, वहाँ एक बड़ा खुला मैदान भी मिला है, शायद कोई पब्लिक फंक्शन वगैरह होते होंगे वहाँ। और एक बहुत ही रेयर चीज मिली है, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर पत्थर पर खुदे हुए। अरे वाह, क्योंकि आमतौर पर तो लिपि मोहरों जैसी छोटी चीजों पर ही मिलती है ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये पत्थर वाला अभिलेख बहुत खास माना जाता है। तो ये नगर योजना तो कमाल की थी, विभाजन, दीवारें, लेकिन कुछ इमारतें शायद और भी ज्यादा खास थी, जैसे मोहनजोदड़ो का वो महान स्नानागार। हाँ, ग्रेट बात, वो वाकई एक अद्भुत चीज है। एक बड़ा आयताकार तालाब जैसा था, पक्की ईंटों से बना हुआ। और सुना है उसमें पानी टिकता था, लीक नहीं करता था। यही तो, पानी का रिसाव रोकने के लिए तालाब के प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। सोचिए, उस जमाने की वाटरप्रूफिंग। जबरदस्त तकनीक। इसका इस्तेमाल कैसे होता था? उसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी थीं और चारों तरफ कमरे भी थे। पानी पास के कुएं से भरा जाता था और इस्तेमाल के बाद निकाल दिया जाता था। तो क्या रोज नहाने के लिए था? शायद नहीं। अंदाजा ये है कि ये किसी खास मौके पर, हो सकता है कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसके लिए इस्तेमाल होता था। और शायद सिर्फ खास नागरिक ही यहाँ स्नान करते थे। अच्छा, और धार्मिक अनुष्ठान की बात आई तो कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर अग्निकुंड भी मिले हैं ना? हाँ, मिले हैं, जहाँ शायद यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है, बड़े बड़े भंडार गृह, अन्न रखने के लिए। अन्न भंडार कहाँ मिले हैं ये? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों जगहों पर बड़े भंडार गृह मिले हैं। इससे पता चलता है कि अनाज या दूसरी जरूरी चीजों को स्टोर करने का कोई सिस्टम जरूर था। शायद टैक्स के रूप में अनाज जमा होता हो। ये शानदार इमारतें, अन्न भंडार, शहर की योजना, ये सब देखकर सवाल उठता है कि कौन थे ये लोग, कैसी थी इनकी रोज की जिंदगी, घर कैसे थे, गलियां, सड़कें। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और बाथरूम वगैरह? हाँ, ज्यादातर घरों में अपना अलग बाथरूम होता था और कुछ घरों में तो अपने कुएं भी मिले हैं। अपने कुएं, वाह। और वो नालियों का सिस्टम, उसके बारे में तो बहुत सुना है। वो तो हड़प्पा सभ्यता की शायद सबसे बड़ी खासियत है। नालियां अक्सर ढकी हुई होती थीं और बिल्कुल सीधी लाइन में बनी होती थी। सीधी लाइन? हाँ, और उनमें हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी रुके नहीं, आसानी से बह जाए। घरों की छोटी नालियां बाहर सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ती थीं और वो फिर और बड़े नालों में मिल जाती थीं। और ढकी हुई भी? मतलब साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे वो लोग? बिल्कुल, और नालियों की सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बने होते थे, जैसे आज होते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ बनावट नहीं थी, ये एक सोच थी, कम्युनिटी प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ की समझ। घर, नाले, सड़कें, सब कुछ एक साथ एक प्लान के तहत बनता था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया। इतनी बेहतरीन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन, इसके पीछे कौन लोग थे? क्या कोई राजा या शासक वर्ग था जो ये सब करवाता था? अनुमान तो यही है, जो नगर दुर्ग जैसी खास इमारतें थीं, उन्हें बनाने का प्लान शायद शासक वर्ग ही बनाता होगा। और शायद यही लोग दूर दराज के इलाकों में लोगों को भेजते थे, धातुएं, कीमती पत्थर और दूसरी जरूरी चीजें लाने के लिए। अच्छा, तो व्यापार भी कंट्रोल करते थे एक तरह से? हाँ, और जो कीमती चीजें होती थीं, सोने चांदी के गहने, सुंदर मनके, वो शायद अपने पास रखते होंगे। और लिखने पढ़ने वाले लोग, लिपिक या क्लर्क? हाँ, लिपिक भी होते थे। वो मोहरों पर लिखते थे और शायद दूसरी चीजों पर भी, जैसे कपड़ा या लकड़ी, जो अब बची नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि हड़प्पा की वो लिखावट, वो लिपि, उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये लिपि ना पढ़ पाना, कितना कुछ छिपा है अभी भी। खैर, शासकों और लिपिकों के अलावा शहरों में कारीगर भी तो होंगे, शिल्पकार। हाँ बिल्कुल, स्त्री और पुरुष दोनों ही ये काम करते थे, या तो अपने घरों में या फिर शायद कोई खास वर्कशॉप जैसी जगह होती होगी, वहाँ तरह तरह की चीजें बनाते थे। किस तरह की चीजें? बहुत कुछ। और ये लोग एक्सपर्ट होते थे अपने काम में। कोई पत्थर तराशने में माहिर, कोई मन के चमकाने में, कोई मोहरों पर बारीक डिजाइन बनाने में। कोई उदाहरण है उनकी कारीगरी का? हाँ, मोहनजोदाड़ो से एक पत्थर की मूर्ति मिली है, एक दाढ़ी वाले आदमी की, जिसने कढ़ाई वाला शॉल ओढ़ा हुआ है। वो कारीगरी देखकर अंदाजा लगता है कि कितने कुशल थे वो लोग। तो शहर मतलब चहल पहल वाले थे, विशेषज्ञता थी, व्यापार था, लोग यात्राएं भी करते थे। हाँ, जरूर करते होंगे, जरूरी सामान लाने के लिए, व्यापार के लिए। और जब लोग यात्रा करते हैं तो सिर्फ सामान नहीं लाते, किस्से, कहानियां, नए विचार भी लाते हैं। सही बात है। अच्छा, इतनी सारी चीजें बन रही थी, औजार, गहने, बर्तन, तो कच्चा माल कहाँ से आता था? क्या क्या इस्तेमाल होता था?
पुरातत्वविदों को बहुत सारी चीजें मिली हैं जो पत्थर, शंख और धातुओं से बनी हैं, जैसे तांबा, कांसा, सोना, चांदी। एक बात ध्यान देने वाली है, लोहा। लोहे का इस्तेमाल इस सभ्यता के शुरुआती दौर में नहीं पता था उन्हें। अच्छा, लोहा नहीं था तो तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इनसे क्या क्या बनता था? तांबे और कांसे से वो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने और बर्तन भी। सोना और चांदी शायद ज्यादा कीमती थे, तो उनसे गहने और बर्तन बनते थे। और कोई खास चीजें जो उनकी कारीगरी दिखाती हों, मनके वगैरह? हाँ, मनके बहुत मिले हैं। तरह तरह के कीमती पत्थरों से, धातुओं से बने हुए, बहुत सुंदर। और पत्थर के बाट भी मिले हैं। बाट? वजन करने के लिए? हाँ, चर्ट नाम का एक खास पत्थर होता है, उससे बड़े ध्यान से बिल्कुल सटीक आकार के बाट बनाते थे। शायद कीमती चीजें सोना चांदी या मन के तोलने के काम आते होंगे। और पत्थर के पतले धारदार फलक, मतलब ब्लेड जैसे, वो भी मिले हैं। और मोहरें? उनकी बात पहले भी आई थी, वो किस काम आती थी? सील या मोहरें ज्यादातर पत्थर की बनी होती थीं, चौकोर आकार की। उन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और कुछ लिखा भी होता था, वही लिपि जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका इस्तेमाल क्या था? लगता है कि उनका मुख्य इस्तेमाल व्यापार में था, जैसे सामान से भरे थैलों या डिब्बों को बंद करके उन पे गीली मिट्टी लगाकर ये मुहर दबा दी जाती थी। इसे कहते थे मुहरबंदी। अच्छा, एक तरह की सील लगाना। हाँ, अगर मुहर टूटी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक तरह की एंशिएंट सिक्योरिटी सील कह सकते हैं। वाह, ये तो बड़ा इंजीनियस तरीका था। और मिट्टी के बर्तन कैसे थे? बर्तन भी खूबसूरत बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन होते थे जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। अक्सर बर्तन का ऊपरी हिस्सा लाल और निचला हिस्सा काला रंग का होता था। कपड़ों के बारे में क्या पता चला है? कपास उगाते थे क्या वो लोग? हाँ, इसके पक्के सबूत हैं। माना जाता है कि मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ करीब 7000 साल पहले कपास की खेती शुरू हो गई थी। 7000 साल पहले? हाँ, और मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से और कुछ तांबे की चीजों से चिपके हुए मिले, और मिट्टी और फेयॉन्स की बनी तकलियां मिली हैं। तकलियां मतलब जिनसे सूत काटते हैं? हाँ, स्पिंडल व्हर्ल्स। इनके मिलने का मतलब है कि सूत काटने का काम होता था, कपड़ा बनता था। आपने एक शब्द कहा फेयॉन्स, ये क्या है? फेयॉन्स? फायंस। ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, इसे बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के पाउडर को गोंद में मिलाकर एक पेस्ट बनाते थे, फिर उससे चीजें बनाकर पकाते थे। अच्छा, आर्टिफिशियल मटेरियल। हाँ, और फिर उस पर एक चिकनी चमकीली परत चढ़ाई जाती थी जो अक्सर नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की होती थी। इससे वो मन के, चूड़ियां, छोटे बर्तन जैसी चीजें बनाते थे। ये शायद काफी महंगी मानी जाती होंगी क्योंकि इसे बनाना मुश्किल था। तो इतनी सारी चीजें बनाने के लिए कच्चा माल, तांबा, सोना, टिन, पत्थर, ये सब कहाँ से आता था? सब कुछ वहीं मिल जाता था? नहीं, सब कुछ नहीं। हड़प्पा के लोग व्यापार में बहुत आगे थे। जैसे तांबा, वो शायद आज के राजस्थान से, और पश्चिम एशिया के देश ओमान से मंगाते थे। ओमान से? इतनी दूर से? हाँ, कांसा बनाने के लिए तांबे में टिन मिलाना पड़ता था। वो टिन शायद आज के ईरान और अफगानिस्तान से आता था। और सोना? सोना आता था दक्षिण भारत से, आज के कर्नाटक से। और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से लाए जाते थे। मतलब इनका ट्रेड नेटवर्क तो बहुत बड़ा था। ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, दक्षिण भारत, ये सामान आता जाता कैसे था? जमीन के रास्ते के लिए शायद बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता होगा। मिट्टी की बनी खिलौने गाड़ियां मिली हैं, और पानी के रास्ते के लिए नावों का, जैसे लोथल में बंदरगाह के सबूत मिले हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शहरों की कारीगरी की, व्यापार की बात। लेकिन इन शहर वालों का पेट कैसे भरता था? खाना कहाँ से आता था? क्या सब लोग शहरों में ही रहते थे? नहीं नहीं, शहरों के अलावा गाँव में भी लोग रहते थे। किसान थे, चरवाहे थे। यही लोग असल में अनाज उगाते थे, पशु पालते थे, और शहरों में रहने वालों के लिए शासक, लेखक, कारीगर उनके लिए खाना भेजते थे। क्या उगाते थे किसान? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब फसलें उगाने के सबूत मिले हैं। और खेती करते कैसे थे? हल वगैरह का इस्तेमाल होता था? हाँ, जमीन जोतने के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के हल तो अब बचे नहीं हैं, गल गए होंगे, लेकिन मिट्टी के बने खिलौना हल मिले हैं, उनसे पता चलता है। और पानी, सिंचाई? हाँ, क्योंकि इन इलाकों में बारिश हमेशा काफी नहीं होती, तो लगता है सिंचाई के लिए भी उन्होंने कुछ तरीके अपनाए होंगे।
शायद पानी इकट्ठा करके रखते होंगे। और जानवर पशुपालन भी करते थे? हाँ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। बस्तियों के पास चारागाह होते थे। जब सूखा पड़ता होगा तो शायद अपने मवेशियों को चारे पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते होंगे। खेती और पशुपालन के अलावा? इसके अलावा वो बेर जैसे फल इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरण जैसे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। अच्छा, गुजरात में लोथल का जिक्र बार बार आता है। बंदरगाह, कच्चा माल, क्या खासियत थी उस जगह की? धातुओं की चीजें बनाने का एक बड़ा सेंटर बन गया। वहाँ एक भंडार गृह भी मिला है जहाँ से बहुत सारी मुहरें और मुहरबंदी यानी मिट्टी पर मुहर की छाप मिली है। और वो बंदरगाह वाली बात? हाँ, लोथल की सबसे बड़ी पहचान शायद उसका बंदरगाह या डॉकयार्ड है। वहाँ एक बड़ा तालाब जैसा स्ट्रक्चर मिला है। माना जाता है कि यहाँ समुद्र के रास्ते जहाज आकर रुकते थे, माल उतारा और चढ़ाया जाता था। तो मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड का हब रहा होगा? बिल्कुल। और वहाँ एक इमारत भी मिली है जहाँ शायद मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, आधे बने मनके, बनाने के औजार और तैयार मनके, सब कुछ मिला है वहाँ। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता, इतनी उन्नत, इतनी फैली हुई, इतनी सुनियोजित। लेकिन फिर सब खत्म कैसे हो गया? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगभग 3900 साल पहले अचानक बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। लोगों ने शहर छोड़ने शुरू कर दिए। लिखना, मोहरें बनाना, बाटों का इस्तेमाल सब बंद हो गया। व्यापार भी कम हो गया होगा? हाँ, बाहर से आने वाला कच्चा माल भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर में सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे। पानी निकालने का जो बढ़िया सिस्टम था वो टूट फूट गया। सड़कों पर ही लोगों ने झुग्गी झोपड़ी जैसे घर बनाने शुरू कर दिए। मतलब पूरा शहरी ढांचा बिखर गया। इतना बड़ा पतन क्यों हुआ? ये क्या कारण थे? क्या कहते हैं विद्वान? कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है। कई अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नदियां सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे पानी की कमी हो गई। अच्छा। कुछ कहते हैं कि जंगलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ईंट पकाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। शायद जंगल खत्म हो गए या जानवरों के लिए चारागाह कम पड़ गए। पर्यावरण का असर। हाँ, कुछ जगहों पर बाढ़ आने के भी सबूत मिले हैं। लेकिन सिर्फ बाढ़ से सारे शहर तो खत्म नहीं हो सकते। तो मतलब कई कारण हो सकते हैं। हाँ, शायद कई चीजें एक साथ हुई। एक और थ्योरी ये है कि शायद जो शासक थे उनका कंट्रोल खत्म हो गया। जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई। वजह जो भी हो, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिंध और पश्चिमी पंजाब के जो मुख्य इलाके थे वो उजड़ गए। लोग वहां से हटकर पूरब और दक्षिण के छोटे छोटे इलाकों में, ज्यादातर गांवों में जाकर बस गए। एक महान शहरी सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन क्या वो संस्कृति पूरी तरह खत्म हो गई? शहर तो उजड़ गए, वो खास शहरी जीवन शैली खत्म हो गई, लेकिन लोग तो थे, उनकी कुछ परंपराएं शायद चलती रहीं। और फिर काफी समय बाद, लगभग 1400 साल बाद, यानी आज से करीब 2500 साल पहले, गंगा घाटी जैसे इलाकों में फिर से नए शहर बसने शुरू हुए। पर वो एक अलग कहानी है, एक नया दौर था वो। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने समय से बहुत आगे एक कमाल की शहरी सभ्यता थी। बेहतरीन नगर नियोजन, कुशल कारीगरी, दूर दूर तक फैला व्यापार और एक लिपि जो आज भी एक पहेली है। बिल्कुल। और इसका पतन हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि सभ्यताएं कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, उनमें बदलाव आता है और कभी कभी वो खत्म भी हो सकती हैं, ऐसे कारणों से जिनके बारे में हम शायद आज भी पूरी तरह नहीं जानते। हाँ, और आज की इस बातचीत के आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले लोग इतने व्यवस्थित शहर कैसे बना पाए। उनकी पानी निकासी व्यवस्था जैसी चीजें तो आज भी कई शहरों के लिए एक सबक है। सही कहा। तो क्या आज का शहरी जीवन, आज की अर्बन प्लानिंग इन प्राचीन नगरों से कुछ सीख सकती है? और क्या ये जो सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना है, ये उत्थान और पतन, क्या एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है? सोचने वाली बात है।